Hey everybody, I am Ankit, your English facilitator. I welcome you all. So, guys, today we are going to do an elementary school classroom in a slum. This is the poem of 12th class and it is written by Stephen Spender. So, guys, first of all, let's talk about the poet. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. His work concentrated on themes of social injustice and the class struggle. So this poem is based on the theme of poverty. Stephen Spender, the poet of this poem, creates the bitter, sore image of children in poverty, the situation, the saddening situation in which these children are living with. इस पोम में जो हमारा पोएट है वो किसी पर्टिकुलर नेशन के बारे में नहीं बोल रहा, वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में नहीं बोल रहा. ही जस्ट एक्सपोज्ड द होली निगलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. इन लोगों की जो निगलेक्शन हो रही है, चाहे वो जिस मर्जी कास्ट के हों, जिस मर्जी क्रीड के हों, किसी मर्जी रेस के हों, तो उन लोगों के बारे में जो है हमें ध्यान देना चाहिए. वो गवर्नमेंट को बोल रहा है, वो उन लोगों को बोल रहा है, रिच सोसाइटी को बोल रहा है जो उनको लगातार अप्रेस करने में लगी हुई है. सो पोइट यहाँ पे ये बिलीव कर रहा है कि जो अप्रेसिव लोग हैं, जो रिच क्लास सोसाइटी पीपल है, वो इन लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान दें ताकि इनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके. सो गाइज, लेट अस मूव टुवर्ड अ पोम. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's granite seas, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in a tree room other than this. तो गाइज़, मैं एक चीज़ और भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये पॉम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं जो पोइट ने यूज़ किए हैं, और इसमें बहुत चीज़ों को सिंबलाइज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ किए गए हैं. तो मैंने कोशिश की है आपको प्रॉपर तरीके से उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देने की, और बट फिर भी अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे एंड देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल बी अंडरस्टूड बाय यू. सो लेट्स सी. Far, far from gusty waves, these children's faces. So here, poet is emphasizing on the word far. Why? Because he just want to show us that these children are so much far from which thing? Gusty waves means breezy winds, means those happily things, those lively things. जो बच्चे हैं वो बहुत दूर हैं इन सभी चीज़ों से. Like rootless weeds, the hair torn round their pallor. तो यहाँ पे जो पोइट है वो हमें बताना चाह रहा है कि those children are just unwanted. वो जो बच्चे हैं उनकी जो ज़रूरत है किसी को भी नहीं है. They are just unwanted belongings. The hair torn round their pallor. तो pallor means pale, a very dull face. और उनके जो हेयर हैं वो उनके डल फेस के ऊपर जो है आए हुए हैं, एंड दे आर नॉट प्रॉपरली कॉम्ड. तो उनकी जो कंडीशन है एक रूटलेस वीड की तरह है, मीन्स वो बिखरे पड़े हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से नरिश्ड नहीं की गई हैं, अच्छे से उनकी केयर नहीं की गई है. सो नेक्स्ट लाइन. द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई. सो guys, here poet is talking about those children. First of all, he talks about the girl which is physically and emotionally exhausted. So
एंड हर क्लासमेट्स आर इन नो बेटर कंडीशन ऑल्सो, उनकी जो कंडीशंस हैं वो भी अच्छी नहीं है। एंड नेक्स्ट इज द पेपर स्विमिंग बॉय। तो जो पेपर स्विमिंग बॉयज़ यूज़ किया गया है ये एक्चुअल में एक मेटाफर है। तो यहाँ पे जो वो बॉय है, जो बच्चा है, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, उसको उस पेज के साथ, उसको पेपर के साथ। मीन्स ही वॉज सो थिन, ही वॉज सो लीन, कि उसकी जो बॉडी है वो एक पेपर की तरह है। विद रैट्स आई, तो उसकी जो आंखें हैं वो भी रैट की तरह है। मीन्स उसकी जो आइज़ हैं वो एक डिफेंसिव या किसी स्कैर्ड डरे हुए बच्चे की तरह लग रही हैं। Next, the stunted, unlucky hair of twisted bones reciting a father's granald disease. So next student is the victim of genetic disorder. तो उसको जो है वो डिसीज अपने फादर से मिला है। Poet writes that the boy has inherited the father's granald disease. उसने अपने फादर का डिसीज कैरी कर लिया है और he has been left disfigured, trapped in physically challenged body, and he will suffer this throughout the life. So next line, his lesson from his desk at back of the dim class. तो उस डिम क्लास, उस जो क्लास की कंडीशन है वो बहुत ही डिम है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे लाइट नहीं है और इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही डार्कनेस में भरा पड़ा है। सो वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। सो हियर पोइट टॉक्स अबाउट अनदर चाइल्ड which looked like sweet and young, and he is also an unnoted boy. His eyes live in a dream. So उसको देख के लगता है कि उसकी जो आंखें हैं उसमें बहुत ज़्यादा सपने हैं। He is thinking about something else. तो वो कुछ अलग चीज़ सोच रहा है। उसकी आंखों में होप नज़र आ रही है। Of squirrel's game in a tree room other than this. So he is looking outside. वो बाहर की तरफ देखे जा रहा है। And there is, so it is not clear whether he is dreaming of a life he may achieve or has lost his mind to the squirrel's game. Means वहाँ पे एक squirrel है ट्री के ऊपर and the squirrel was playing, तो boy was looking toward that squirrel. So यहाँ पे poet को confuse है कि whether this boy is thinking about the future hopes, about the hope he may achieve, or whether he is looking, whether he is showing his interest in that squirrel's game. So यहाँ पे इस चीज़ को लेके पोइट भी क्लियर नहीं है। सो पोइट ये चीज़ बताना चाहता है कि देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन और मे बी वेरी लिटल दैट these children will succeed, and best they can hope for is to keep their mind stable. उनका जो माइंड है वो वहाँ से जुड़ा रहे, स्टेबल रहे, कहीं वो अपना माइंड इधर उधर भटका ना लें, and not become victim to a false reality. अगर उनको ये चीज़ पता चल गई कि रियलिटी में उनके साथ क्या होने वाला है, रियलिटी में क्या कहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी जो होप्स हैं, उनकी जो आशाएं हैं वो एक तरह से टूट जाएंगी। So guys, let us move toward another stanza. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, riding all cities, ballad, flowery, tireless valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. So guys, इसमें भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग भी मैंने नीचे दिए हुए हैं, सो वो आपको हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस। सोर क्रीम मीन्स उस जो क्लासरूम का वॉल पेंट किया हुआ है वो सोर क्रीम कलर का है, तो उसकी जो ग्लिमर है वो ख़त्म हो चुकी है, शाइननेस है वो ख़त्म हो चुकी है, अब वो एक तरह से डिम क्लासरूम लग रही है। डोनेशंस, डोनेशंस के ऊपर भी उसने एम्फेसाइज किया है कि ये सब चीज़ें
डोनेट की गई हैं, जो चीज़ें उनके क्लासरूम में लगी हुई हैं वो चीज़ें यहाँ पे किसी ने डोनेट की हुई हैं. सो इन दिस स्टेंजा पोएट इज टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम्स कंटेंट. क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें कंटेंट उनके पास पड़ा हुआ है. So basically that classroom is filled with donation that rich people may has given to them. उनको दिया होगा उन्होंने. So these are the children from lowest class and belong to very weaker section. इनकी जो poverty है वो इनके ऊपर काफ़ी हावी हुई पड़ी है. And all the things that they got come from those people who are actually oppressing them. जो इनको oppress कर रहे हैं, जो इनको दबा रहे हैं, तो वो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें उनको दी है. सो इनकी जो लाइफ है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो चुकी है. और उस डोनेशन में क्या क्या चीज़ें इनको दी गई हैं. शेक्सपियर्स हेड मीन्स शेक्सपियर का एक कैलेंडर है, शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट है, वो वहाँ पे दिया गया है. और डोनेशन में इनको क्या क्या दिया गया है, जो बड़े बड़े जो है टायरलेस वैली, फ्लावरी, बैलेड, इसके पोर्ट्रेट्स दिए गए हैं. एक ओपन हैंडेड मैप दिया गया. द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट इन दिस पोर्ट्रेट इज नॉट देयर वर्ल्ड इन एक्चुअल. तो उनका वर्ल्ड ही नहीं है ये चीज़, ये जो दिखा रहे हैं इन पोर्ट्रेट्स में. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. तो इनका जो वर्ल्ड है वो उस विंडो से बाहर है. मीन्स क्लासरूम में विंडो है, उसके बाहर का वर्ल्ड इनका वर्ल्ड है, ना कि जो इस मैप में दिखा रहे हैं वो. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग. तो उस जो है कैलेंडर को देख के तो ऐसे लगता है कि इनका जो फ्यूचर है वो फॉग के साथ, फॉग मीन्स मिस्ट, मीन्स वो डार्कनेस के साथ भरा हुआ. सो they are not surrounded with flowery tireless valley, instead a foggy, a narrow street that is sealed with a lead sky, with darkness all around, far far from rivers, capes and stars of words. So their future is unknown. कोई भी नहीं जानता कि इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है. दे आर जस्ट ट्रैप्ड बाय देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. तो इस तरह की चीज़ों के बीच में वो फंसे हुए हैं, वो ट्रैप किए गए हैं. सो गाइज लेट अस मूव टू अनदर स्टेंजा. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. So guys, इस टेंजा में भी काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, तो उनके मीनिंग भी मैंने नीचे आपको दिए गए हैं. So in this stanza, the poet is talking about Shakespeare. He calls Shakespeare wicked. Why? Because Shakespeare is not relatable to them. ये शेक्सपियर को जानती ही नहीं है. इनकी क्लास में शेक्सपियर का जो है एक पोस्टर या पोर्ट्रेट लगा हुआ है. दे डोंट नो हु शेक्सपियर वॉज. जो एक शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का हम उसे भगवान मानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बहुत बड़ी हस्ती मानते हैं, बट दे आर अनअवेयर ऑफ हिम. ये जानती नहीं है. और इनके लिए वो एक बैड एग्जाम्पल है. तो पोइट ने इसी चीज़ को बोला है कि शेक्सपियर इज़ विकेड एंड शेक्सपियर इज़ द बैड एग्जाम्पल फॉर दीज चिल्ड्रन बिकॉज ही इज़ नॉट रिलेटेबल टू दैम. सो नेक्स्ट लाइन, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. तो जो स्टोरीज ये शिप की, सन की, लव की पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ इनको और भी ज़्यादा उकसाएगी, उनको स्टील करने के लिए, मीन्स चोरी करने के लिए चीज़ें उनको उकसाएंगी. दीज थिंग्स इनडायरेक्टली ड्रैगिंग देम इनटू अ लाइफ ऑफ क्राइम.
So poet just clarifies here that the stories which they are reading in their book about the ships, about the sun, about the love, they just tempt them to steal. They just give them a push to डू द क्राइम कि तुम क्राइम करो इस चीज़ को लेके, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, इस चीज़ को कभी देखा नहीं, तो इट विल ल्योर देम for lives that slyly turn in their crumpled holes from fog to endless night. So, the slum dwellers destined to born and died in the surrounding of slag heap, इनका जो जन्म है वो भी क्रम्पल्ड होल्स में हुआ, और इनकी जो लाइफ है वो एक फॉग से शुरू होके उस एंडलेस नाइट तक जाती है, उस नाइट तक जाती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती. मीन्स दे आर लिविंग इन डूम, दे आर लिविंग इन डार्कनेस. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits of stones. So जो ये बच्चे हैं वो भी उस जगह पे पैदा हो जाते हैं, उस जगह से उठते हैं ये बच्चे, और इनकी जो कंडीशंस है वो बहुत ही ख़राब है. इनकी जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी अच्छे नहीं हैं. इनकी जो बॉडी के ऊपर स्किन है वो नामात्र है. सो इनकी जो बोन्स हैं वो पीप करती हैं. पीप मीन्स देखना, ठीक है. तो इनकी जो बोन्स हैं वो अंदर से देखती हैं. इनके ऊपर स्किन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं. इतने ज़्यादा ये बच्चे वीक हैं, इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है. एंड पोइट इज़ जस्ट एम्फेसाइजिंग ऑन दीज थिंग्स and the lenses that government is wearing are not allowing them to see the condition of these children. तो उन्होंने जो है इन बच्चों की कंडीशंस की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, और इन बच्चों की जो कंडीशन है वो डे बाय डे और भी ख़राब होते जा रही है. All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. So poet here talks that their time and space is just like a foggy slum that blot out the map with a future that cannot be any different. Their future is not so much different from those people who are actually living in these slums for many years. For them, there is nothing to look forward, and their future is hidden in the fog that is misery. और इनका जो फ्यूचर है वो भी मिजरी में ही बीतेगा. So guys, let us move to another stanza. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break or break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history there, whose language is the sun. So, in this stanza, the poet is actually requesting, he is just begging from those people like governor, inspector, visitor, that they should show some interest, they should transform the donation that they are giving into reality. तो इस डोनेशन को वो छोड़ के सच में ही जो है इन बच्चों के लिए कुछ करें, ताकि ये जो बच्चे हैं वो अपना फ्यूचर अच्छे से संवार सके, अपना जो फ्यूचर है वो अच्छे से बना सके. सो एक्चुअली ही इज़ बेगिंग फॉर दैट. वो चाहता है कि जो बच्चे हैं, दैट द चिल्ड्रन विल ब्रेक ऑल द शेकल्स, वो सभी जो दीवारें हैं, सभी जो शेकल्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको गिरा दें, उनको तोड़ दें, क्योंकि वो उनके लिए एक कैटाकॉम्ब की तरह है. कैटाकॉम्ब मीन्स एक टूम्ब की तरह. सो ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. तो ये जो बच्चे हैं वो इन शेकल्स को तोड़ के आगे बढ़ेंगे. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड. सो दिस विल अलाउ द चिल्ड्रन
to look about the green world, to look about the world which they want to see. जो संसार, जो वर्ल्ड वो देखना चाहते हैं वो उनको दिखाना चाहिए। तो इनको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से अचीव करें, बहुत ही अच्छे से उनको समझ लें, क्योंकि सिर्फ बुक्स ही हैं जिनको पढ़ के ये आगे जा सकते हैं, जो इनका फ्यूचर बना सकती हैं। Experience all the things by reading books. In actual, they should experience all the things that actually exist, and it will only be possible by reading books, by study. Only then the sun will be able to push away fog that has doomed their life. इनकी लाइफ जो फॉग ने, डार्कनेस ने ख़त्म कर दी है, उनकी लाइफ को अंधेरे में जाके छुपा दिया है, तो सिर्फ स्टडी की वजह से ये लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं। एंड ओनली देन दे विल बी एबल टू मेक हिस्ट्री। सिर्फ तभी ये जो बच्चे हैं वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकेंगे। सो गाइस, इसके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो नेक्स्ट काम लिटरेरी डिवाइसेस, जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो देख लेते हैं अब। So first is simile. So what is simile? Simile, it is a comparison by using like or as. तो like और as को यूज़ करके हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। So यहाँ पे पोइट ने यूज़ किया है, चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीड्स। सेकेंड लाइन में आप देखोगे लाइक लगा हुआ है यहाँ पे, लाइक रूटलेस वीड्स। तो जो वो बच्चे हैं वो किसकी तरह लग रहे हैं, रूटलेस वीड की तरह लग रहे हैं। यहाँ पे उनको कंपेयर किया जा रहा है बच्चों को। नेक्स्ट इज मेटाफर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये भी एक कंपैरिजन होता है जो इनडायरेक्टली हम कर देते हैं। तो यहाँ पे उस बच्चे को कंपेयर किया गया है किस चीज़ के साथ, एक पेपर के साथ। मीन्स उसकी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा थिन है, वो इतना ज़्यादा लीन है कि वो एक पेपर की तरह लग रहा है। सो यहाँ पे उसको एक पेपर के साथ कंपेयर किया गया। नेक्स्ट इज रेपिटिशन आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। रिपीट होते जाना, जो चीज़ें रिपीट होती जाती हैं उनको रेपिटिशन बोल देते हैं। सो यूज़ ऑफ फार टू स्ट्रेस ऑन द डिस्टेंस। यहाँ पे जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में दो वर्ड्स हैं, फार मीन्स दो बार इसलिए यूज़ किया ताकि उनका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे शो किया जा सके, वो दिखाया जा सके। नेक्स्ट टेंजा में मेटाफर गाइज यहाँ पे दिया गया कौन सा है, वॉल्स आर डिस्क्राइब्ड टू बी डल एज सोर क्रीम। मीन्स यहाँ पे वॉल्स को जो है वो डल शो करने के लिए उन्होंने सोर क्रीम वर्ड का यूज़ किया। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ किड्स इज़ डिस्क्राइब्ड एज लिमिटेड। मीन्स उनका जो फ्यूचर है वो नैरो स्ट्रीट्स वाली लाइन यहाँ पे दी गई है कि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही छोटा है, उनका जो फ्यूचर है वो इतना ज़्यादा जो है ग्लिमर नहीं कर रहा, शाइन नहीं कर रहा, और वो डार्कनेस में गया हुआ है। सो नेक्स्ट इज एजोनेंस, इट इज़ द रेपिटिशन ऑफ वॉल साउंड्स। ये रेपिटिशन होती है वॉल साउंड्स की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बैलेड, फ्लावरी, टारलेस वैली। सो ये जो एजोनेंस होता है वो इसमें हम वॉल्स देखते हैं और वो भी वर्ड्स के बीच में होने चाहिए, जैसे बैलेड BE इज़ वी ऑल नो वॉल साउंड, तो यहाँ पे E यूज़ किया गया है, फ्लावरी में O और E यूज़ किया गया है, और टायरलेस वैली में यहाँ पे O यूज़ किया गया है, E यूज़ किया गया है, A यूज़ किया गया है, यहाँ पे E यूज़ किया गया है। So that's why we can call it as assonance. So next is allusion. So what is allusion? It is the reference to well-known person or place, जैसे कि शेक्सपियर्स हेड, टायरलेस वैली। तो यहाँ पे ये रेफरेंस होता है उन लोगों के लिए जो बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं या बहुत ही कोई जानी मानी प्लेस हो सकती है, जैसे यहाँ पे शेक्सपियर का यूज। सो एज वी ऑल नो दैट शेक्सपियर was a literaturist and he was very famous। तो वो आज भी बहुत ज़्यादा लोग उसे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा उसके वर्क को पसंद करते हैं। और टायरलेस वैली ये भी एक वैली है, बहुत ही मशहूर वैली है, इसका यहाँ पे जिक्र यहाँ पे मेंशन किया गया है।
सो नेक्स्ट इज रेपिटिशन। रेपिटिशन गाइज, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि रिपीटेड होना वर्ड्स का, उसको रेपिटिशन जो है हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की रेपिटिशन हो रही है फार फार। तो लास्ट लाइन के जो दो वर्ड्स हैं फार फार, ये भी रेपिटिशन, इनको हम बोल सकते हैं, ये भी रेपिटिशन है। सो नेक्स्ट टेंजा में देख लेते हैं। हमारे पास मेटाफर, मेटाफरली यूज़ किया गया। देयर होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल, क्रैम्पल्ड होल्स। क्रैम्पल्ड होल का यूज़ किया गया किसके लिए, कि उनके घरों को दिखाने के लिए कि ये बहुत ही उनके घर जो हैं छोटे हैं, मीन्स उनके घर जो है बहुत ही स्मॉल है। सो नेक्स्ट गाइस हम देख लेते हैं। हमारे पास सिमिली, यहाँ पे सिमिली यूज़ किया गया, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। तो लाइक मैंने आपको बताया था सिमिली होता है यहाँ पे हम कंपेयर करें एज और लाइक को शो करके, तो यहाँ पे लाइक लगा हुआ है, दैट्स वाई विल कॉल इट सिमिली। एलिट्रेशन, इट इज़ द यूज़ ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो फर्स्ट वर्ड हम देखेंगे, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे है फ्रॉम फॉग, एफ इज कॉन्सोनेंट्स, तो दैट्स वाई विल कॉल इट अलिट्रेशन, तो हम इसे अलिट्रेशन बोलेंगे। सो नेक्स्ट टेंजा, लास्ट टेंजा, उसमें जो है हमारे पास मेटाफर है, किसको बोला गया है, द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन। तो जो वाइट ग्रीन लीव्स हैं उनको जो है मेटाफरिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है, किसके साथ, जो बुक्स हैं और नेचर है वो एक्सपोज करेगा, उनको दिखाएगा कि वाइट और ग्रीन लीव्स क्या होती हैं। ओनली देन दे विल बी एबल टू नो दैट व्हाट दीज थिंग्स आर। सिर्फ जो बुक्स हैं और नेचर का एक्सपीरियंस है वही उन्हें ये चीज़ बता सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव एनाफोरा। व्हाट इज़ एनाफोरा? इट इज़ द यूज़ ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन टू कंसेक्यूटिव लाइन्स। तो किसी लाइन के जो फर्स्ट वर्ड्स हैं अगर वो दो लाइंस में या तीन लाइंस में रिपीट हो जाएं तो हम उसको एनाफोरा बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे पास रन दिखाया गया है, तो ये नेक्स्ट लाइन में भी शो किया गया है। जी हाँ, सो दैट्स वाई विल कॉल इट एनाफोरा, इसलिए हम इसको एनाफोरा बोलेंगे। सो गाइज विद दिस वी कम टू एन एंड, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसको जो पोम को है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, इसकी लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं। अगर फिर भी आपको ये पोम समझ नहीं आती है तो आई सजेस्ट यू टू लिसन इट केयरफुली वंस अगेन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।